आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया है अंजलि। तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर रखकर और उससे काम करवाकर उसकी मेहनत की जो कमाई खाई है, आज तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। ये गरजदार आवाज़ सुनकर मैं डर गई। मेरा नाम काव्या है। हम दो बहन भाई थे और मेरे जन्म के 1 महीने बाद ही मेरे पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ मुझे बताती थी कि मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौने लेने बाहर गए हुए थे, तो आते टाइम उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था और उनकी तभी मौत हो गई थी। मेरा भाई मुझसे 10 साल बड़ा था। उसका नाम राहुल था। मैं बहुत ही पूजा पाठ और ऊपर वाले की प्रार्थना करने के बाद हुई थी और मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। माता पिता के साथ साथ मैं अपने भाई की भी बहुत लाडली थी। मैं नहीं जानती थी कि आगे आने वाली जिंदगी में ये सारा लाड प्यार खत्म हो जाएगा। जब पिताजी का देहांत हो गया था तो भाई ने ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा ली थी। वो सुबह को स्कूल चला जाता था और दोपहर को स्कूल से आकर पिताजी की दुकान संभालता था। माँ भाई को इतनी कम उम्र में काम करता हुआ देखकर बहुत परेशान होती थी और वो कहती थी कि मैं तुम्हारे चाचा से कह देती हूँ, वो दुकान पर बैठ जाया करेंगे और उसमें से आधा हिस्सा हम उन्हें दे देंगे और आधा खुद रख लेंगे। तो भाई ने कहा था, नहीं माँ, ये हमारी दुकान है और मैं उसको खुद संभाल लूँगा। उन्होंने माँ को समझाया और मुझे गोद में उठाकर प्यार करने लगे। लेकिन भाई को इस तरह काम करता हुआ देखकर माँ बहुत परेशान रहने लगी और उसने फैसला किया कि वो आज ही चाचा से बात करेंगी और कहेंगी कि हमारी दुकान आज से तुम संभालोगे और उसमें से हमें जितना भी फायदा होगा हम उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें देंगे। ये बात सुनकर वो खुश हुए थे, लेकिन वो कोई काम नहीं करते थे। वो वैसे भी एक बहुत लालची इंसान थे और वो झूठा प्यार जताते थे और दिखाते थे कि उन्हें हमारी बहुत फिक्र है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। भाई स्कूल जाता था और चाचा दुकान पर बैठने लगे और हम तीनों एक साथ बहुत खुश रहते थे। मैं 8 साल की थी कि जब मेरी माँ भी गुजर गई। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी और मेरे चाचा की वजह से हमारी दुकान में बहुत नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से हमारे घर में भी बहुत परेशानियां आ रही थी और इधर माँ की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम शहर जाकर माँ का इलाज करा सकें। गांव के डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि तुम्हारी माँ अब ज़्यादा दिन नहीं बच सकती हैं और ऐसा ही हुआ था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी माँ अब कभी वापस नहीं आएंगी। मैं उनकी मैयत के पास बैठकर बहुत रो रही थी और उन्हें बार बार उठा रही थी। माँ के चले जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। राहुल भाई ने मुझे गले लगाया और बहुत ज़्यादा रोने लगे। काव्या, परेशान मत होना मेरी बहन। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और तुम्हारी माँ भी। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। माँ के देहांत के बाद चाची का हमारे घर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। वो मेरे भाई के कान भरती रहती थी और उससे कहती थी कि बेटा तू शादी कर ले। बेचारी काव्या अकेले कैसे रहेगी? घर में एक औरत का होना ज़रूरी है। तुम सारा दिन दुकान पर रहते हो, बेचारी बच्ची घर पर अकेली होती है। अगर तुम शादी कर लोगे तो इसको भी भाभी के रूप में एक माँ मिल जाएगी। वो बेचारे चुपचाप खड़े होकर उनकी बातें सुनते रहे और फिर उन्होंने मेरे लिए कम उम्र में ही शादी के लिए हाँ कर दी और चाची को मौका मिलते ही उन्होंने अपनी भांजी अंजलि का रिश्ता मेरे भाई से कर दिया। अंजलि भाभी जब शादी कर कर हमारे घर आई तो मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो और मुझे एक माँ मिल गई हो। मैं उनके आसपास घूमती रहती थी और उनके छोटे मोटे कामों में उनकी मदद कर देती थी। उनका व्यवहार शुरू शुरू में तो मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी और मेरे बाल बनाती थी। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि भाई घर पर होते थे और उनके सामने वो अच्छे बनने का ड्रामा करती थी। वो उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी और मुझे बहुत प्यार करती थी और भाई से कहती थी कि राहुल, तुम काव्या की फिक्र मत किया करो। ये मेरी नंद नहीं है, ये मेरी बेटी है। मैं इसको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। वो उनके सामने मुझे झूठा प्यार करती थी, लेकिन भाई ये सब देखकर बहुत खुश होते थे और वो भाभी के ऊपर बहुत भरोसा करते थे। हमारी दुकान भी कुछ ठीक नहीं चलती थी। भाभी ने भाई से कहा था कि तुम ये दुकान बेच दो और बाहर जाकर काम करने लगो।
जब तुम्हारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो तुम आकर यहाँ पर अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लेना। उन्होंने उनकी बात मान ली थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे दूर जाएं। वो जाने के लिए अपना सामान बांध रहे थे और मैं उनकी टांग पकड़कर बहुत ज़्यादा रो रही थी। जाते टाइम उन्होंने भाभी से कहा था, मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना, इसे कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे कहा है ना, ये मेरी बेटी है। तुम बेफिक्र होकर बाहर जाओ और बहुत पैसे कमा लो ताकि हम इसे अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकें और इसके अच्छे से परवरिश कर सकें। भाई मुझे प्यार कर कर रोता हुआ छोड़कर चले गए और मुंबई जैसे बड़े शहर में बहुत मेहनत से काम करने लगे और शाम को हमें फ़ोन करते थे। जब भी उनका फ़ोन आता था, भाभी फ़ोन को मेरे कान से लगा देती थी और वो मुझसे बहुत प्यार से पूछते थे, कैसी है मेरी गुड़िया, खाना खा लिया? भाभी परेशान तो नहीं करती, तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? इतनी दूर होकर भी भाई को मेरी बहुत फिक्र रहती थी। नहीं भाई, भाभी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझे खाना भी टाइम से देती हैं। बस मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप जल्दी से आ जाइए। भाभी ने मुझसे पहले ही कहा था, अगर तुम्हारे भाई का फ़ोन आए और तुमसे कुछ पूछे तो तुम्हें ये जवाब देना है। तो मैं उनसे वही बात कह दिया करती थी। भाई ने बहुत बार मुंबई से मेरे लिए कपड़े खिलौने भेजे थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा ही ऐसी गुजरती रहेगी। मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहेगा। और फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। एक दिन दोपहर में भाभी के फ़ोन पर कॉल आई। उन्होंने फ़ोन उठाकर बात की तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। क्या उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह से क्यों देख रही हैं? मैंने उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उनसे पूछा था, काव्या, तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई है। मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा क्या होगा? अब वो इतना कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं ये बात सुनकर पत्थर की मूरत बन गई। मेरे पिता, मेरी माँ और मेरा भाई मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। जब उनकी लाश घर आई, मैंने उनका चेहरे पर खून देखा और एक कोने में बैठी हुई रोती रही। अब मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं था। भाई के अंतिम संस्कार के बाद दूसरे दिन से ही हमारे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। मैंने किचन में जाकर भाभी से नाश्ता मांगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नाश्ता दे दीजिए। मैंने अपने खाली पेट पर हाथ रखते हुए कहा। उन्होंने गर्म चिमटा मेरे हाथ पर लगाते हुए मुझसे कहा, नौकर हूँ मैं तेरी, नाश्ता दूँ मैं तुझे? वो दर्द से चीख पड़ी, तेरे बाप ने यहाँ पर नौकर लगा रखा है, तुझे बिस्तर पर नाश्ता देगा। जाकर घर का सारा काम कर, झाड़ू पोछा लगा, उसके बाद रात की जो सूखी रोटी पड़ी है उसे खा लेना। अब तेरे भी अच्छे दिन गए, लड़की काम करेगी तो ही खाना मिलेगा। वो मेरी तरफ नफरत भरी नजरों से देख रही थी। मैं रोते हुए अपना जला हुआ हाथ पकड़कर किचन से बाहर आ गई और मैं उस दिन से घर में कठपुतली की तरह नाचने लगी। भाभी मुझसे अपना हर छोटा बड़ा काम करवाती थी। मैं चुपचाप रोती हुई उनके सारे काम करती और उनके ताने भी सुनती थी। मैं अब स्कूल भी नहीं जाती थी। मेरी किताब रद्दी में बेच दी गई थी। मैं कपड़े धोती, बर्तन धोती और घुटनों के बल बैठकर रगड़ रगड़ कर फर्श का पोछा लगाती। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे बहुत बेरहमी से पीटा जाता था। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी कि तभी मैंने देखा भाभी के साथ चाची आ रही थी और उनके साथ दो आदमी और थे। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में लेकर जाकर बंद कर दिया था और जब वो लोग चले गए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और मेरे हाथ को मरोड़ते हुए कहा, जल्दी से अपने पुराने कपड़े ले लो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। भाभी, हमें घर छोड़कर कहाँ जाना है? ये तो घर हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। ये कहते हुए मेरी आवाज़ काँप रही थी और मेरे गले में जैसे शब्द अटक गए हों। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे क्योंकि वो घर मेरे लिए सिर्फ ईंट और पत्थर का बना हुआ मकान नहीं था, वो मेरी पूरी दुनिया था। उस घर के हर कोने में मेरे माँ बाप की यादें बसी हुई थी। आंगन में वो जगह जहाँ मैं बचपन में खेला करती थी, दीवार के पास वो कोना जहाँ माँ शाम को बैठकर मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, रसोई से आती हुई माँ के हाथों के खाने की खुशबू और दरवाजे के पास वो जगह जहाँ भाई हर शाम बैठकर चाय पिया करते थे।
वो सब कुछ उस घर में जैसे अभी भी जिंदा था। इसलिए जब भाभी ने इतनी आसानी से ये कह दिया कि हम ये घर बेच देंगे और शहर चले जाएंगे, तो मेरा दिल जैसे टूट गया था। मैंने उनसे रोते हुए कहा, भाभी ये घर मत बेचिए, ये हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। लेकिन मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत सख्त आवाज़ में कहा कि मैंने अपने भाई से बात कर ली है, शहर में एक घर किराए पर ले लिया है और हम ये घर बेचकर वहीं रहने जाएंगे। उनके चेहरे पर ज़रा भी नरमी नहीं थी, जैसे मेरी भावनाओं का उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। मैं चुप हो गई क्योंकि मेरे पास अब कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची थी। कुछ ही दिनों में भाभी ने वो घर बेच दिया और जब वो दिन आया जब हमें वो घर छोड़ना था, तो मेरा दिल जैसे सीने में समा नहीं रहा था। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उस घर को आखिरी बार देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने माँ बाप को दूसरी बार खो रही हूँ। लेकिन भाभी ने मेरी हालत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गई। हम पहले उनके मायके गए और वहाँ कुछ दिन रुके। फिर उन्होंने अपने मायके के घर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगे। उस दिन से मेरी जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई थी। लेकिन ये बदलाव खुशी का नहीं बल्कि दुख और तकलीफ का था। शहर आने के बाद भाभी ने मुझे किसी अपने की तरह नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रखना शुरू कर दिया था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुझे उठा दिया जाता था और फिर मेरा काम शुरू हो जाता था। मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती थी, पोछा करती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी और जो भी काम सामने आता वो करती रहती थी। मुझे पूरे दिन एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। अगर कभी मैं थककर थोड़ी देर बैठ जाती तो भाभी बहुत गुस्से में चिल्लाने लगती थी और कहती थी कि क्या तुम यहाँ आराम करने आई हो। इतना ही नहीं, उनके भाई बहन भी अक्सर हमारे घर आकर रहने लगे थे और वो भी मुझे अपने नौकर की तरह ही समझते थे। कोई मुझे आवाज़ देकर कहता, काव्या ज़रा पानी ला कर दो। कोई कहता, काव्या हमारे लिए चाय बना दो। कोई अपने जूते मेरे सामने रख कर कह देता, इन्हें साफ कर दो। और अगर कभी मुझसे कोई काम थोड़ी देर से हो जाता तो वो लोग मुझे डांटते थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी नौकर हूँ। मैं पूरे दिन भागती रहती थी, एक काम खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता था और कभी कभी तो मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। उधर भाभी उस घर को बेचकर जो पैसे लाई थी उनसे आराम से ऐश कर रही थी। वो नए कपड़े खरीदती थी, बाहर घूमने जाती थी, अपने मायके वालों के साथ बैठकर हंसती बोलती थी और अच्छा खाना खाती थी। लेकिन मेरे हिस्से में बस काम और डांट ही आती थी। कई बार तो मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता था। कभी बचा हुआ खाना दे देती थी और कभी सिर्फ सूखी रोटी देकर कहती थी कि यही खा लो। धीरे धीरे मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। मेरे हाथों में ताकत नहीं बची थी। मेरे चेहरे की चमक भी खत्म हो गई थी और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय ऐसे ही गुजरता रहा। फिर एक दिन भाभी ने मुझे अपने पास बुलाया और बहुत ठंडे लहजे में कहा कि अब घर बेचने के पैसे खत्म होने लगे हैं, इसलिए तुम्हें एक और घर में काम करने के लिए जाना होगा। मैंने डरते हुए उनकी तरफ देखा और धीरे से पूछा कि क्यों? तो उन्होंने गुस्से से कहा कि क्योंकि अब तुम्हें काम करके पैसे कमाने होंगे। अगले दिन वो मुझे एक बड़े और बहुत अमीर घर में लेकर गई। वो घर बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर भी था। वहाँ सब कुछ चमक रहा था। जब उस घर की मालकिन ने मुझे देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई। उन्होंने भाभी से कहा कि ये लड़की तो बहुत कमज़ोर लग रही है, क्या ये हमारे घर का काम ठीक से कर पाएगी? तब मेरी भाभी हंसते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसे मार मार कर ठीक कर दिया है। अब ये किसी भी काम में आलस नहीं करेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल अंदर से टूट गया। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो घर जाकर मुझे और ज़्यादा डांट और मार सहनी पड़ेगी। सच तो ये था कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता था और मैं सुबह से रात तक लगातार काम करती रहती थी। अब मेरी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। सुबह अपने घर का सारा काम करना, फिर उस अमीर घर में जाकर पूरे दिन उनका काम करना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना और जो भी काम दिया जाता उसे करना। शाम को जब मुझे उस काम के बदले पैसे मिलते तो वो सारे पैसे मैं भाभी को ला कर देती थी। वो मेरे हाथ से पैसे छीन कर अपने पास रख लेती थी
और मुझे मेरी मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी नहीं देती थी। मैं बस चुपचाप सब सहती रहती थी, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके पास जाकर मैं अपना दुख कह सकूं। मेरी जिंदगी जैसे धीरे धीरे एक कैद बन गई थी, जहां हर दिन वही काम, वही डांट, वही थकान और वही बेबसी होती थी। कई रातें ऐसी होती थी जब मैं चुपचाप कोने में बैठकर रोती रहती थी और अपने माँ बाप को याद करती थी। मुझे लगता था अगर वो आज जिंदा होते तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। लेकिन फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी जिंदगी बदलेगी और मुझे भी इंसान की तरह जीने का हक मिलेगा। और उस दिन तक मैं बस चुपचाप सब सहते हुए जीती जा रही थी। मेरी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि हर दिन जैसे और बढ़ती जा रही थी। मेरी जिंदगी अब सिर्फ काम और थकान का नाम बन चुकी थी। सुबह होते ही मैं दूसरे लोगों के घर काम करने के लिए चली जाती थी। वहां झाड़ू लगाती थी, पोछा करती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े साफ करती थी और दिन भर भागती रहती थी। जब शाम को वहां का काम खत्म होता तो मैं इतनी थक जाती थी कि मेरे पैरों में खड़े रहने की भी ताकत नहीं बचती थी। लेकिन घर लौटने के बाद भी मुझे आराम करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि घर आकर भी मुझे झाड़ू पोछा करना होता था, बर्तन धोने होते थे, कपड़े साफ करने होते थे और खाना भी बनाना होता था। मैं बिना रुके लगातार काम करती रहती थी। धीरे धीरे मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि मेरे शरीर की सारी हड्डियां साफ दिखाई देने लगी थी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले गहरे बन गए थे और कई बार तो मुझे लगता था कि अब मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं चुपचाप सब सहती जा रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई और सहारा नहीं था। एक दिन मैं फर्श पर झुककर पोछा लगा रही थी। मेरी कमर दर्द से झुक चुकी थी और हाथ कांप रहे थे। तभी भाभी अचानक मेरे पास आई। उस दिन उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उनके हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे, जिनमें नए कपड़े और सामान भरे हुए थे। उन्होंने मुझे आवाज़ देकर कहा, काव्या मेरी बात सुनो। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कपड़े पकड़ो और इन्हें जाकर अलमारी में रख दो। परसों मेरे कजिन भाई की शादी है और वहाँ मुझे सबसे अच्छा दिखना है, इसलिए मैंने अपने लिए बहुत अच्छे कपड़े खरीदे हैं। फिर उन्होंने अचानक कहा कि तुम भी तैयार रहना, तुम्हें भी मेरे साथ शादी में चलना है। उनकी बात सुनकर मैं घबरा गई और मैंने धीरे से कहा, भाभी मैं नहीं जाना चाहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। लेकिन मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ वहाँ जाओगी और वहाँ का काम करोगी, और अगर तुमने मना किया तो तुम जानती हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। उनकी आवाज़ में इतना डर था कि मैं घबरा गई और डर से चुपचाप सर हिला दिया। फिर मैं उन कपड़ों को लेकर अलमारी में रख आई। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे आवाज़ देकर कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ और मेरा वो नया सूट इस्त्री करके लेकर आओ। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप काम में लग गई। जब सब तैयार हो गया तो मैं उनके साथ शादी में जाने के लिए निकल पड़ी। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा मंडप लगा हुआ था। चारों तरफ रोशनी और सजावट थी। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे और शादी की तैयारियां पूरे जोश में चल रही थी। भाभी बहुत सुंदर सूट पहनकर आई थी। वो बहुत सज धज कर और शान से चल रही थी और उन्होंने मुझे अपने पीछे चलने को कहा। मैं उनके पीछे चुपचाप चल रही थी, लेकिन वहाँ खड़े लोगों के बीच मैं खुद को बहुत छोटा और कमज़ोर महसूस कर रही थी। मेरे कपड़े पुराने थे, मेरा चेहरा थका हुआ था और मैं बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। इसीलिए मैं एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी भाभी मेरे पास आई और बहुत सख्त आवाज़ में बोली कि मैं तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाई हूँ। चुपचाप जाओ और अंदर जाकर बर्तनों का जो ढेर लगा हुआ है उसे बैठकर धोना शुरू कर दो। और खबरदार, अगर तुमने किसी को बताया कि तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है, यहाँ तुम सिर्फ एक नौकर बनकर आई हो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप अंदर जाकर बर्तनों के ढेर के पास बैठ गई और उन्हें धोने लगी। पानी बहुत ठंडा था और मेरे हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगे थे। मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। मेरा गला सूख रहा था। तभी वहां से एक नौजवान गुजर रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे धीरे से कहा, भाई क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। मैं फिर से बर्तन धोने लगी। कुछ ही देर बाद वो वापस आया और उसके हाथ में एक जूस का गिलास था।
उसने वो गिलास मेरे हाथ में देते हुए कहा, लो इसे पी लो, तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। मैंने कांपते हाथों से वो गिलास लिया और इतनी प्यास लगी थी कि मैंने एक ही बार में पूरा जूस पी लिया। लेकिन जूस पीते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा, मेरा सर चकराने लगा और मुझे लगा जैसे ज़मीन हिल रही हो। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो अचानक मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। मैं डरकर उठ बैठी। मेरे सामने भाभी खड़ी थी और वो बहुत गुस्से में थी और मुझे झंझोड़ते हुए कह रही थी, हरामखोर मनहूस लड़की, यहाँ पड़ी हुई सो रही हो। मैं तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाई हूँ। चुपचाप उठो और जाकर काम करो। मैं धीरे धीरे होश में आ रही थी। मेरा सर बहुत तेज घूम रहा था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस कमरे में कैसे आ गई और मेरे साथ रात भर क्या हुआ था। भाभी, मैं यहाँ कैसे आई मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे यहाँ कौन लाया है? ये कहते हुए मेरी आवाज़ काँप रही थी। मेरा सर भारी हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में धुंध छा गई हो। भाभी ने मेरी बात सुनते ही गुस्से से मेरी तरफ देखा और बहुत तेज आवाज में बोली, कामचोर लड़की, काम से बचने के लिए तुम यहाँ आकर सो गई हो ताकि तुम्हें कोई देखे भी नहीं और तुमसे कोई काम भी ना करवाए। तुम बहुत चालाक हो, मैं सब समझती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं और ज्यादा घबरा गई। मैंने धीरे से कहा, नहीं भाभी, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। मैं यहाँ कैसे आई मुझे बिल्कुल याद नहीं है। इतना कहते हुए मुझे अपने पूरे शरीर में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था, जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी, जैसे कई दिनों से मैंने आराम ही नहीं किया हो। मेरा सर बार बार घूम रहा था और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मैंने अपना सर पकड़ लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अभी गिर जाऊंगी, लेकिन भाभी को मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाते हुए कहा कि चलो यहाँ से उठो और जाकर अपना काम करो। मैं तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं घबराई हुई हालत में उनके साथ चलने लगी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मेरा सर चकरा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के बाईं तरफ कुछ अजीब सा दर्द है, लेकिन भाभी के डर से मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती रही। उस समय मेरे मन में बहुत डर था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद शादी का कार्यक्रम हो गया और फिर हम दोनों वापस अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद मेरी जिंदगी फिर से पहले जैसी ही हो गई थी। वही सुबह से रात तक काम करना, वही डांट, वही थकान। लेकिन अब मुझे अपने शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था। मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। मुझे बार बार चक्कर आने लगे थे। कभी अचानक उल्टियाँ होने लगती थी, कभी मेरा दिल घबराने लगता था और कभी मुझे इतना कमज़ोर महसूस होता था कि खड़े रहना भी मुश्किल लगने लगता था। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और मैं गिर जाऊंगी, लेकिन भाभी को मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं फिर भी हर दिन काम करती रहती थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने काम करने से मना किया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुझे बहुत चक्कर आते हैं और मुझे उल्टियाँ भी हो रही हैं। आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए, शायद मुझे कोई बीमारी हो गई है। लेकिन मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से भड़क गई। उन्होंने बहुत कठोर आवाज़ में कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं और तुम्हारे इलाज पर खर्च करूं। यहाँ खड़े होकर ड्रामा मत करो। मैं सब समझती हूँ, तुम बस काम से बचने के लिए ये बहाने बना रही हो, लेकिन तुम्हारे ये बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। चुपचाप जाकर अपना काम करो। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ज़्यादा कहा तो वो और गुस्सा हो जाएंगी। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और फिर से अपने काम में लग गई। अगले दिन जब मैं उस अमीर औरत के घर काम करने के लिए गई तो मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब थी। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था और मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने फिर भी झाड़ू लगाना और पोछा करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में मेरा सर घूमने लगा और मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। इसलिए मैं एक तरफ ज़मीन पर बैठ गई। उस घर की मालकिन ने मुझे बैठा हुआ देख लिया। वो मेरे पास आई और गुस्से से बोली, काव्या, तुम इतनी सुस्त क्यों हो गई हो? तुमसे ठीक से काम भी नहीं हो रहा।
इतना सा पोछा लगाने में तुम्हें 2 घंटे लग गए। तुम्हारे काम करने का यही तरीका है क्या? मैंने धीरे से उनकी तरफ देखा और कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैडम, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी उल्टी हो जाएगी। मैं सच में बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर उन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारी तबीयत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जियो या मरो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे घर का काम पूरा चाहिए। मुझे मेरे घर का हर कोना साफ और चमकता हुआ दिखना चाहिए। अगर तुमसे काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें यहाँ काम पर नहीं रखूंगी और तुम्हारी भाभी को बुलाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर भाभी को शिकायत मिल गई तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। इसीलिए मैं तुरंत ज़मीन से उठी और फिर से काम करने लगी। लेकिन मेरा शरीर बार बार काँप रहा था और मेरे हाथों में ताकत नहीं थी। फिर भी मैं अपने आंसू रोककर चुपचाप काम करती रही, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं उस दिन भी उस तरह काम कर रही थी जैसे हर दिन करती थी, लेकिन उस दिन मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मैं फर्श पर पोछा लगा रही थी कि मेरा दिल बहुत तेज़ घबराने लगा। मेरी सांसें तेज़ हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मेरे पेट से सब कुछ बाहर निकल जाएगा। मैं खुद को संभाल नहीं पाई और वही फर्श के पास मुझे उल्टी हो गई। ये देखकर घर की मालकिन बहुत गुस्सा हो गई। वो गुस्से में मेरे पास आई और मुझे बहुत डांटने लगी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वो कह रही थी कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है, काम करने आई हो और यहाँ गंदगी फैला रही हो। अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी तो घर से आई ही क्यों? उनकी डांट सुनकर मेरा सर और झुक गया। मुझे बहुत शर्म और डर महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से खुद को संभाला, पास रखे घड़े से थोड़ा सा पानी पिया और कांपते हाथों से वही की सफाई करने लगी। लेकिन उस समय मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे हाथ बार बार कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। फिर भी मैं किसी तरह काम करती रही, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने काम छोड़ा तो वो मुझे भगा देंगी और फिर भाभी मुझ पर और गुस्सा करेंगी। उस घर के काम करते हुए मुझे कई बार चक्कर आते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं अचानक चक्कर खाकर गिर जाती थी। लेकिन वो मुझे इस तरह डांटती थी कि मुझे मजबूर होकर फिर से उठना पड़ता था और दोबारा काम में लगना पड़ता था, जैसे मेरी तबीयत या दर्द की कोई कीमत ही नहीं थी। उस दिन जैसे तैसे करके काम खत्म करके जब मैं घर पहुंची तो देखा कि भाभी आराम से कुर्सी पर बैठी अमरूद खा रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही ताने भरे अंदाज में कहा, आ गई महारानी, इतनी देर लगा दी। एक घर का काम करने में इतनी देर लगती है। अगर मैं सोचती रहती तो तुझे 1-2 घर में और लगा देती, थोड़े और पैसे आ जाते। लेकिन तू हरामखोर, तुझसे तो एक घर का काम भी ठीक से नहीं होता। उनकी बात सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी उन्होंने गुस्से से कहा, चल जा किचन में जाकर आटा गूंद, मुझे रोटी बनानी है। मैं बहुत थकी हुई थी, मेरा सर घूम रहा था और मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था। इसलिए मैंने धीरे से अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे किचन में खड़े होकर काम नहीं होगा, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, हरामखोर, तुझसे तो कोई काम होता ही नहीं। अगर तूने आज काम नहीं किया तो मैं तुझे रात को रोटी भी नहीं दूंगी। जवान लड़की है और बूढ़ों की तरह नखरे करती है, हर वक्त हाय हाय करती रहती है। उनकी बात सुनकर मैं डर गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो सच में मुझे खाना भी नहीं देंगी। इसलिए मैं चुपचाप किचन में चली गई और फिर से काम करने लगी। लेकिन मेरा शरीर अब जवाब दे रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब और खड़ी नहीं रह पाऊंगी। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से उल्टी जैसा महसूस होने लगा, तो मैं जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। वहां जाकर मुझे फिर से उल्टी हो गई और मैं दीवार पकड़कर खड़ी रह गई। उस समय मेरे मन में बहुत डर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी तबीयत को आखिर क्या हो गया है। इतने दिन हो गए थे, लेकिन मेरी हालत ठीक होने के बजाय और ख़राब होती जा रही थी। मैं बार बार यही सोचती थी कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। हमारे घर के पास ही एक सरकारी अस्पताल था। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि वहां जाकर अपनी तबीयत दिखाऊं, लेकिन भाभी के डर से हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे पास थोड़े से पैसे थे जो मैंने छुपा कर रखे हुए थे। दरअसल जिस घर में मैं काम करती थी वहाँ की मालकिन कभी कभी मेरे काम से खुश होकर मुझे थोड़े पैसे दे देती थी, क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद आता था। वरना हर महीने की जो तनख्वाह मिलती थी
वो पूरी की पूरी भाभी के हाथ में चली जाती थी। मेरे पास वही कुछ छुपाए हुए पैसे थे। एक दिन सुबह जब मैं काम पर जाने के लिए निकली तो मैंने सोचा कि आज मैं अस्पताल जाकर अपनी तबीयत ज़रूर दिखाऊंगी। मैं चुपचाप अस्पताल पहुंच गई। वहाँ एक लेडी डॉक्टर बैठी थी। उनका चेहरा बहुत शांत और दयालु लग रहा था। मैं उनके पास गई और धीरे से कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी तबीयत कई दिनों से बहुत ख़राब है। मुझे बार बार चक्कर आते हैं, उल्टियाँ होती हैं और मेरा दिल घबराता रहता है। डॉक्टर ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर मुझसे पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है? उनका ये सवाल सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई और मैंने तुरंत कहा, मेरी उम्र अभी 18 साल है और मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, पहले मैं तुम्हारा चेकअप करती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि तुम्हें क्या समस्या है। उन्होंने मुझे पास वाली कुर्सी पर बिठाया और मेरा चेकअप करना शुरू किया। जब वो मेरा चेकअप कर रही थी तो मैं उनके चेहरे के भाव देख रही थी और मुझे लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर परेशान हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जिससे मेरा डर और बढ़ गया था। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था और मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मैं अंदर ही अंदर घबराने लगी थी। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने फिर मुझसे पूछा, तुम्हारी शादी सच में नहीं हुई है ना? मैंने घबराकर कहा, जी डॉक्टर, मेरी शादी नहीं हुई है। तब उन्होंने थोड़ी गंभीर आवाज़ में कहा कि मुझे तुम्हारी कुछ रिपोर्ट्स करवानी होगी, उसके बाद ही सही सही पता चलेगा कि बात क्या है। उनकी ये बात सुनते ही मेरा दिल और घबरा गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से डॉक्टर को इतनी चिंता हो रही है। और मैं वहीं बैठी बैठी डर के मारे सोचने लगी कि कहीं मुझे बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर मुझे एक नर्स के साथ रिपोर्ट करवाने के लिए भेज दिया। मैं चुपचाप नर्स के पीछे पीछे चलती हुई लैब तक गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी और मेरे मन में अजीब अजीब से डर पैदा हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। थोड़ी देर बाद मेरी जांच हो गई और मुझे वापस डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठने के लिए कहा गया। मैं वहाँ कुर्सी पर बैठी अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ समय बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया। मैं धीरे धीरे चलकर डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गई। डॉक्टर के हाथ में मेरी रिपोर्ट थी। उन्होंने उसे ध्यान से पढ़ा और अचानक उनके चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, काव्या, मुझे सच सच बताओ, कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? मैंने घबराकर कहा, नहीं डॉक्टर, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, मैंने जो कहा है वही सच है। मेरी शादी नहीं हुई है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्या मुझे कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है? उस समय मेरे मन में बहुत डर था। मुझे लग रहा था जैसे शायद मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिससे मेरी जान भी जा सकती है। मैं घबराकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी है तो आप मुझे सच सच बता दीजिए। मैं हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। डॉक्टर कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने बहुत गंभीर आवाज में कहा, काव्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कहने जा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। उनकी ये बात सुनते ही जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। मेरे मुंह से जोर से चीख निकल गई और मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मेरी शादी नहीं हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने मुझे शांत करने की कोशिश कराते हुए कहा, काव्या, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रिपोर्ट साफ बता रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये सच है। मैं घबराकर रोने लगी और मैंने उनसे कहा, डॉक्टर, मैं बहुत सीधी लड़की हूँ। मैं सिर्फ काम पर जाती हूँ और फिर सीधे घर लौट कर आती हूँ। जिस घर में मैं काम करती हूँ वहाँ उस औरत का पति भी घर पर नहीं रहता। वो बाहर काम करता है और उनके बच्चे भी नहीं हैं। मैं कहीं और नहीं जाती। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर, ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। शायद ये किसी और की रिपोर्ट हो। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने मुझे पानी दिया और कहा, शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। रिपोर्ट गलत नहीं है और ये रिपोर्ट तुम्हारी ही है। अब तुम कोशिश करो कि याद करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ हो।
मैं बहुत देर तक सोचती रही और अपने पिछले दिनों को याद करने लगी। तभी अचानक मुझे वो दिन याद आया जब मैं भाभी के साथ उनके मायके गई थी। वहाँ उनके कजिन की शादी थी और वहाँ मैंने एक वेटर से जूस का गिलास लिया था। वो जूस पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगे थे और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये याद आते ही मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ और किसने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। डॉक्टर ने मुझे शांत कराते हुए कहा कि अभी तुम खुद को संभालो और घर जाकर आराम करो। अगर तुम्हें किसी से बात करनी है या मदद चाहिए हो तो तुम फिर से मेरे पास आ सकती हो। लेकिन मैं बहुत परेशान थी, मेरे मन में हजार डर थे। मैं सोच रही थी कि अगर ये बात किसी को पता चल गई कि लोग मुझे ही दोष देंगे, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे अपने भाई और माँ की बहुत याद आने लगी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। अगर मैं भाभी को बताती तो वो मुझे मार ही डालती और मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा देती। इसलिए मैंने तय किया कि मैं चुप रहूंगी और किसी तरह पैसे इकट्ठे करूंगी ताकि मैं बाद में अस्पताल जाकर इस परेशानी से छुटकारा पा सकूं। मैं घर वापस आ गई और चुपचाप अपने काम में लग गई, लेकिन मेरा मन बहुत डरा हुआ था। कई दिनों तक मैं यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। धीरे धीरे मैंने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल जा सकूं। एक दिन मैं रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी भाभी मेरे पास आई और मुझे ध्यान से देखते हुए बोली, काव्या, आजकल तू बदली बदली सी लग रही है। तेरा रंग भी काला पड़ गया है और तू बहुत कमज़ोर भी लग रही है। मैंने डरते हुए कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम ज़्यादा होने से थक जाती हूँ। उन्होंने शक भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, ज़रूर कोई बात है। मैंने सर झुकाकर कहा, नहीं भाभी, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। ये कहकर मैं फिर से बर्तन धोने लगी और वो वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद मैंने अपने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए ताकि अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा सकूं। मैंने उन पैसों को अपने जूतों में छुपा कर रख दिया। एक सुबह मैंने भाभी से कहा कि मालकिन ने मुझे आज जल्दी काम पर बुलाया है और ये कहकर मैं जल्दी से घर से निकल गई। लेकिन मैं सीधे अस्पताल की तरफ जा रही थी। रास्ते में चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, जैसे उन्हें पता हो कि मेरे अंदर कितना बड़ा राज छिपा है। मैं डर से सर झुकाकर चुपचाप चलती रही और अस्पताल की तरफ बढ़ती गई। मेरे दिल में डर भी था और दर्द भी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे मेरी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। मैं अस्पताल के गेट के सामने पहुंची थी कि तभी मेरे छोटे से बटन वाले फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। वो फ़ोन बहुत सस्ता था और भाभी ने मुझे सिर्फ इसलिए दिया था ताकि अगर उन्हें मुझे काम से तुरंत बुलाना हो तो वो कॉल कर सकें। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, फिर भी मैंने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ एक अजनबी आदमी की आवाज़ थी। वो धीमी लेकिन साफ आवाज़ में बोला, काव्या, तुम्हें अपना एबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुम उसे मत गिराओ। अगर तुम इस बच्चे को जन्म देती हो तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे और दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह आदमी कौन है, उसे कैसे पता कि मैं अस्पताल आई हूँ और वो कैसे कह रहा है कि मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं पूरी तरह डर गई थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे इतने पैसों का लालच क्यों दे रहा है, वो आखिर मुझसे क्या चाहता है। फ़ोन कटने के बाद मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, लेकिन डर और उलझन की वजह से मेरे अंदर अस्पताल के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं धीरे धीरे वापस घर लौट आई। रास्ते भर मेरा दिमाग उसी बात में उलझा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इस बच्चे को जन्म दूँ या फिर सब कुछ खत्म कर दूँ। घर पहुंचकर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही, लेकिन मेरे चेहरे की घबराहट भाभी से छिप नहीं सकी। उन्होंने मुझे गौर से देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो गुस्से में मेरे पास आई और चिल्लाते हुए बोली, मनहूस लड़की, मेरे पीछे तूने क्या किया है? कहाँ जाकर अपना मुंह काला करके आई है? सच बता मुझे। उनकी आवाज़ में इतनी तेजी थी कि मैं डर से कांपने लगी। मैंने रोते हुए कहा, भाभी, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। गुस्से में उन्होंने पास पड़ी लकड़ी उठाई और मेरी कमर पर जोर से मार दी। दर्द से मेरी जोर से चीख निकल गई और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। लेकिन उनका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटा और चिल्लाते हुए बोली,
आज ही तुझे अस्पताल ले जाकर तेरे पेट का ये पाप खत्म कर पाऊंगी। तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं दर्द से तड़पती हुई जमीन पर घिसटती जा रही थी, लेकिन वो मुझे खींचती हुई घर से बाहर ले आई और गुस्से में अस्पताल की तरफ घसीटते हुए ले जाने लगी। मेरे शरीर में बहुत दर्द था, लेकिन उनके डर से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और कुछ ही देर में वो मुझे खींचते हुए फिर से उसी अस्पताल के गेट तक ले आई, जहाँ कुछ समय पहले मैं खुद खड़ी होकर अपनी जिंदगी का फैसला करने आई थी। भाभी मुझे घसीटते हुए अस्पताल के अंदर ले जाने ही वाली थी कि तभी अस्पताल के गेट के सामने एक बहुत बड़ी और महंगी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक बहुत ही हैंडसम और रौबदार नौजवान बाहर उतरा। उसने आते ही हमारी तरफ कदम बढ़ाए और सीधा भाभी के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने बहुत ठंडी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और ये मेरी भाभी से इस तरह क्यों बात कर रहा है। वो आदमी आगे बढ़ा और उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, काव्या, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा कि मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है मैं उसका पिता हूँ। मेरा नाम शौर्य है और तुम मेरी पत्नी हो। उसकी ये बात सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं पूरी तरह सुन रह गई, क्योंकि मेरी तो कभी शादी ही नहीं हुई थी। फिर ये कैसे कह सकता है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं उसे हैरानी और शक से देख रही थी, लेकिन उसने शांत होकर मुझे सब कुछ समझाना शुरू किया। उसने बताया कि जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 6 साल की, तब मेरे पिताजी और उसके पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे। उसी दोस्ती की वजह से हमारे परिवारों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद भी मेरी माँ और उसकी माँ ने मिलकर हमारे बचपन में ही हमारा विवाह कर दिया था, ताकि आगे चलकर मैं उसके घर की बहू बनकर जाऊं। लेकिन कुछ समय बाद हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। हमारी दुकान घाटे में चली गई थी और गरीबी ने हमारे घर को घेर लिया था। तभी एक दिन शौर्य की माँ अचानक हमारे घर आई और उन्होंने मेरी माँ से बहुत बुरी तरह कहा कि वो अब गरीब लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और वो मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उस अपमान से मेरी माँ बहुत टूट गई थी और उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। लेकिन उस समय मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे इन सब बातों का कुछ भी नहीं पता था। शौर्य ने आगे बताया कि वो बचपन से ही मुझे पसंद करता था और जब बड़ा हुआ तो उसने मेरे भाई से मेरे बारे में बात भी की थी। लेकिन मेरे भाई को वो पुरानी बेइज्जती याद थी जो उसकी माँ ने मेरी माँ के साथ की थी। इसलिए मेरे भाई ने गुस्से से उसे साफ मना कर दिया कि वो मुझसे दूर रहे। बाद में उसे पता चला कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तब वो कई बार हमारे पुराने घर गया, लेकिन मैं वहाँ नहीं मिली। फिर उसे पता चला कि मैं अपनी भाभी के साथ शहर आ गई हूँ, इसलिए वो मुझे ढूंढते हुए शहर तक आ गया। उसने मेरी भाभी से भी मुलाकात की और उन्हें हमारे बचपन के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताया। यहाँ तक कि उसने मेरी माँ की भी वो चिट्ठी भी दिखाई जो मेरी माँ ने उसकी माँ को लिखी थी। लेकिन भाभी ने उस पर विश्वास करने के बजाय उसे धमकाकर घर से भगा दिया और कहा कि अगर वो दोबारा आया तो वो पुलिस में शिकायत कर देंगी और मुझे कहीं बेच भी देंगी। ये सुनकर वो डर गया और चुप रहा, लेकिन वो मुझे लेकर बहुत परेशान था, इसलिए वो दूर से मेरी खबर रखता था। जब उसे पता चला कि मैं भाभी के साथ उनकी रिश्तेदारी में एक शादी में जा रही हूँ, तो वो भी वहाँ पहुँच गया, क्योंकि भाभी का कज़न उसका अच्छा दोस्त था। उसने बताया कि उसने ही अपने दोस्त से कहकर मुझे वो जूस दिलवाया था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह मुझे अपने पास ले आए और मुझे सब सच बता सके। उसे डर था कि अगर वो सीधे मुझसे ये सब कहेगा तो शायद मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करूंगी, इसलिए उसने ये गलत रास्ता चुना। ये कहते हुए उसका सर शर्म से झुक गया। भाभी उस समय बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी सब कुछ सुन रही थी और गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। मुझे पहले से पता था कि वो मेरी सगी नहीं है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। जब उसने मुझे मेरी माँ की लिखी हुई चिट्ठी दिखाई और उसमें हमारे रिश्ते का जिक्र पढ़ाया, तब मुझे यकीन हो गया कि वो सच बोल रहा है। उस पल मेरे दिल में बहुत बड़ा बोझ उतर गया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ नहीं बल्कि जायज़ है। शौर्य ने मेरी तरफ देखकर कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, ताकि मैं उसके साथ इज्जत की ज़िंदगी जी सकूं। उसने ये भी कहा कि अगर वो मुझे पहले ले जाने की कोशिश करता तो भाभी उसे रोकती या उससे पैसे मांगकर ब्लैकमेल करती।
इसलिए उसने सही समय का इंतज़ार किया था। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए मैंने उसके साथ जाने का फ़ैसला कर लिया। वो मुझे अपने साथ एक बहुत बड़े और आलीशान घर में ले गया, जहाँ मुझे नौकर की तरह नहीं बल्कि सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिला। बाद में उसने मेरे साथ हुए अत्याचार के लिए भाभी के खिलाफ केस भी करवा दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कई सालों तक परेशान किया, मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाया और मुझ पर बहुत जुल्म किए थे। अदालत में सच सामने आने के बाद भाभी को जेल हो गई और मेरी ज़िंदगी में पहली बार सुकून आया। कुछ समय बाद मेरी एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई और हम तीनों एक परिवार की तरह शांति और सम्मान के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।